हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय एलिशबा। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो एक अपलोड की थी एंजाइना पेक्टोरिस, और मैंने उसमें मेंशन किया था कि मैं हाइपरटेंशन की भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी। तो आज मैं वही टॉपिक आपका लेने वाली हूँ। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, या आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो की हेल्प से किसी और की हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं इससे ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। और धीरे धीरे मैं एनसीईआरटी की वीडियोज़ भी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं अपलोड करूँगी, तो उसके लिए मैं अपना कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रही हूँ जिसकी हेल्प से मैं आपको अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड करा सकूँ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी अपलोड कर सकूँ। तो इसी के साथ आज के हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइपरटेंशन। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हाइपरटेंशन होता है, इट इज़ ऑल अबाउट हाई ब्लड प्रेशर। इट मीन्स जब हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल की रेंज से जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपर मीन्स कोई चीज़ हाई होना, टेंशन मतलब कि जो सरफेस है उसकी कोई टेंशन बढ़ रही है। फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्लड है उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है किसी रीज़न की वजह से। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो प्रेशर होता है, बॉडी इन द सेंस हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है, बेसिकली हमारा जो ब्लड होता है, उस पर जो एक प्रेशर लगता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। उस कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपो और हाइपर दो तरह की चीज़ें होती हैं हमारी। जब हम हाइपो की बात करते हैं तो हम लोग लोअर चीज़ की बात करते हैं, लेकिन जब हम हाइपर की बात करते हैं दैट इज़ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन हम लोग ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वाला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर सबसे पहले होता है क्या है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा फोर्स होता है जो कि या फिर जिसकी मदद से जो ब्लड होता है वो पुश होता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी हमारी आर्टरीज, वेन्स, जितनी भी हमारी वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज आगे जाके वो डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में। तो उसकी वॉल्स के ऊपर जो ब्लड प्रेशर लगता है, उसी को ही, जो उसकी वॉल्स के ऊपर जो भी प्रेशर लग रहा है उसको ही हमने ब्लड प्रेशर कहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पाइप है, हमें पाइप से पानी को लेकर जाना है किसी एक एरिया में। इवन हम लोग जब कार वॉश करते हैं तो हमने पाइप लगाया सिंपल टैप पे, और टैप वाटर हम लोग वाटर लेकर जा रहे हैं, हम लेकर नहीं जा रहे हैं, मीन्स पाइप की हेल्प से हम लोग उसको वॉश कर रहे हैं। तो जब हमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ क्लीन करनी हो तो हम एक प्रेशर के साथ, एक फ्लो जब बहुत ज़्यादा होगा तभी हम उस चीज़ को क्लीन कर पाते हैं। बिल्कुल उसी की तरह जो हमारा ब्लड होता है वो एक प्रेशर के साथ मूव करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि वो हर एक सेल के पास पहुंच पाए। वही प्रेशर अगर चेंज हो जाता है, उसी को ही हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं। अब जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग जब बीपी मेज़र करते हैं तो उसमें एक रीडिंग आती है 120/80 mmHg करके, या फिर हम उसको 16.11 kPa करके भी बोल देते हैं, ये इसकी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा वाला प्रेशर होता है जो कि आर्टरीज़ के अंदर होता है जबकि हार्ट बीट करता है। लबडब साउंड आती है हमको, जो हम धक धक बोलते हैं, दैट इज़ एक्चुअली लबडब। तो वो जो लबडब साउंड जब बनती है हमारे हार्ट के अंदर, उस टाइम पर जो प्रेशर लगता है दैट इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन एक बार क्या होता है कि हमारी जो हार्ट बीट हो रही है, एक बार लब हुआ, फिर बीच में रेस्ट जो होता है, डब होता है, मतलब जो रेस्टिंग पीरियड होता है प्रेशर के बीच में आर्टरीज़ में, वो होती है हमारी डायस्टोलिक प्रेशर। इट मीन्स एक बार हमारी बॉडी में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एक बार रेस्टिंग मोड पे आएगा, एक बार प्रेशर लगेगा, एक बार रेस्टिंग मोड पे आएगा। तो वो जो प्रेशर लग रहा है दैट इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और वो जो रेस्टिंग मोड है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। मीन्स हम लोगों का जब हार्ट बीट कर रहा है वो 120 लगभग, ऐसा नहीं है कि एक्यूरेटली 120 ही आएगा आपका, 119, 118, या थोड़ा बहुत आपकी रीडिंग अगर कम आ रही है तो वो भी एवरेज में माना जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट आपका 120/80 आ रहा है तो इट इज़ योर एक्यूरेट एक्यूरेट रीडिंग। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि बीपी लो है या बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। लाइक आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है, सपोज वो 60 आ गया, एट दैट टाइम यू विल से कि हाँ, मेरा जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो काफ़ी लो आ रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है वो 110 हो गया या 100 हो गया, तब हम बोलेंगे कि थोड़ा लो बीपी हमारा हो रहा है। लेकिन अगर 120 से थोड़ा बहुत 5-10 करके कुछ रीडिंग हमारी चेंजेस आती हैं तो हम उसको नॉर्मल रेंज में ही काउंट करते हैं, बिकॉज 120/80 इज़ अ आइडल, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक एवरेज रीडिंग है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की डेफिनेशन की, तो हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो फोर्स होता है ब्लड का वो अगेंस्ट लगता है आउटरी वॉल के ऊपर, जो कि यूजुअली
जैसा होना चाहिए उससे थोड़ा हाई, थोड़ा नहीं काफ़ी हाई होता है, लाइक 120 पर 80 होता है, तो अब यहाँ पर 140 लगभग 140 क्या लगभग उससे अपर जा रहा है या फिर कम थोड़ा और ज़्यादा जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह कितना ज़्यादा हाई जा रहा है। मीन्स अभी मैंने जैसे बोला कि जो हमारी रीडिंग होती है अगर 120 से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर हो रही है तो हम उसको नॉर्मल में काउंट करते हैं, लेकिन अगर 140 या फिर 140 से ऊपर की तरफ रीडिंग चली जाती है दैट मीन्स आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी हाई हो रहा है। तो हाई ब्लड प्रेशर को ही हम हाइपरटेंशन का नाम दे रहे हैं। तो जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर वो 140 से ऊपर जाता है तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा हाई है, और डायस्टोलिक प्रेशर अगर हमारा 90, क्योंकि 80 है फिर आपका 90 हो गया, तो 90 से ऊपर अगर जाएगा तो इसको बोला जाता है कि हमारा हाई जा रहा है। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दोनों मैंने यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही लिए हैं। तो नॉर्मल बीपी हमारा 120 पर 80 हो गया, यानी कि 120 हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हमारा 80। नेक्स्ट प्री हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें, फिर एलिवेटेड होता है कि अभी हमारा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, हम इसको अभी कर सकते हैं कि हाँ अभी इसको हम कर सकते हैं कि ये ठीक हो सकता है उस कंडीशन में। जैसे होता है ना प्री और पोस्ट करके होता है, ऐसे प्री हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें, फिर एलिवेटेड की बात करें तो जब 120 से 129 तक सिस्टोलिक डाई प्रेशर इंक्रीज़ होता है दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड प्री हाइपरटेंशन। फिर उसके बाद हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर का स्टेज 1 होती है, मतलब अभी स्टेज 1 है, इसको अभी भी ओवरकम हम कर सकते हैं कि बहुत कुछ चीज़ें होती हैं कि हम उसको अवॉइड करें तो शायद हम अपने बीपी पर काबू कर सकते हैं। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर विच इज़ स्टेज 1 ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। इट इज़ लाइक 130 to 139। और डायस्टोलिक की अगर हम बात करें 80 to 89 होती है। कभी कभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछ ली जाते हैं कि जो आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर हाइपरटेंशन की स्टेज 1 में क्या रीडिंग आती है हमारी, तो इट इज़ समहाउ लाइक दिस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 130 से 139 हमेशा हम लोग रीडिंग ऐसे ही लेते हैं, क्योंकि कभी भी एक्यूरेट वर्ड आना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बिल्कुल एक्यूरेटली ही आपकी रीडिंग आए, तो फ्लक्चुएशन इसमें आती ही आती है। लेस देन या फिर आपका हायर देन ऐसे वाला साइन आप देख सकते हैं नीचे वाले में भी, तो कभी भी एक्यूरेटली 140 नहीं आ रही है, हो सकता है आ जाए, दैट्स योर लक, और दैट्स मतलब डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट ही हमेशा आएगी, मैं हमेशा की बात कर रही हूँ, तो रीडिंग आपकी ऊपर नीचे हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर जब ग्रेटर देन 140 या फिर इक्वल टू 140 होता है उस कंडीशन को हम लोग स्टेज 2 कहते हैं, और 90 या फिर 90 से ज़्यादा अगर हो जाए उस कंडीशन को हम लोग सेकेंड स्टेज कंसिडर करते हैं। टाइप की बात करें और कॉज की बात करें अगर हम हाइपरटेंशन की, तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन भी हम इसको बोलते हैं, लगभग 90 से 95% लोगों के अंदर पाया जाता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन लगभग 5 से 10% लोगों के अंदर पाया जाता है। ओके, कॉज क्या है एसेंशियल हाइपरटेंशन का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर्स, इतने सारे साइंटिस्ट उसका कॉज सर्च करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका जो एक्चुअल कॉज है वो अभी तक नहीं समझ में आ पाया है, अननोन है। जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री हो सकता है कि किसी को फैमिली में पहले हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी और जेनेटिकली भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हो सकता है कि जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा आप इनएक्टिव रहते हैं, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, तंबाकू आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल आप यूज़ कर रहे हैं, अनहेल्दी आप डाइट ले रहे हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं उसमें सब चीज़ें शामिल हैं, सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या हो सकता है कि एज एक फैक्टर हो सकता है कि 50 से ज़्यादा जब एज हो जाती है उस कंडीशन में अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि क्या होगा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, और डिसऑर्डर होने की वजह से क्या होगा, जब कोई भी एक्टिविटी आपकी सही से वर्क नहीं कर रही है तब भी हो सकता है कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनकी वॉल्स पे प्रेशर पड़े ब्लड का, तो एक रीज़न आपका ये भी हो सकता है। नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो आर्टरीज़ होती हैं हमारी वो नैरो हो जाती हैं, यानी कि पतली हो जाती हैं, जो चौड़ाई उनके अंदर थी, ल्यूमेन हम लोगों ने कल भी पढ़ा था एंजाइना पेक्टोरिस में कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं उनकी जो चौड़ाई होती है उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो ये जो ल्यूमेन है ये नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई होगी किडनी में वो डिक्रीज़ हो जाएगी, या फिर कोई आपके रीनल में यानी आपकी किडनी में कोई भी पैरेन्काइमल डिजीज़ हो, उसके टिश्यूज़ में कोई डिजीज़ हो, या आपकी एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोई डिजीज़ हो, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए ऑर्टा का, जो ऑर्टा है उसके अंदर अपने आप से कोई किसी वजह से, या आप मेडिकेशन ले रहे हैं या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, ऑर्टा के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाए, प्रीक्लैम्पसिया हो जाए, और मेडिकेशंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ओरल कॉन्स्ट्रिक्शन पिल्स आप यूज़ कर रहे हैं, या आप
कोकीन यूज़ कर रहे हैं या फिर CNS स्टिमुलेटर्स का आप यूज़ कर रहे हैं जो कि एक एम्फेटामाइंस है, इनका अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी एक ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपका सेकेंडरी वाला हाइपरटेंशन कॉज करने में मदद कर सकते हैं। इट मीन्स आपको हार्म कर सकते हैं, या आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, सही से नींद नहीं आ रही है, तब भी हो सकता है कि आपकी कौन सी कंडीशन आ जाए, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाए। बट बेसिकली ये 5 to 10% लोगों में ही होता है, मैन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो हो सकता है कि कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, और इटियोलॉजी फैक्टर्स की वजह से क्या होगा कि जो हमारा वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो आउटरियोलर बेड है उसके अंदर चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर अच्छा एरो ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ अगर कोई चीज़ जा रही है इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग, और अगर कोई डाउनवर्ड जा रही है तो इट मीन्स दैट इज़ डिक्रीजिंग। सो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट। ओके, नाउ हार्ट रेट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब जो हमारा कार्डिक आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा देगा, फास्ट हो जाएगा मतलब, और बीपी हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब बीपी बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड फ्लो का, बीपी बढ़ रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन ब्लड अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, तो अब हमारा क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो होगा ऑर्गन्स के पास वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब किडनी के पास होती हैं हमारी जक्स्ट्रा मेलुलर सेल्स जो कि रेनिन रिलीज़ करती हैं, जो कि जाएगा हमारा कहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन के पास जाएगा, जो कि लीवर से रिलीज़ होता है, जो कि एक्टिव कर देगा आपका एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ये क्या काम करेगा, फिर ये सर्कुलेट होगा प्लाज्मा के अंदर, जिससे कि एंजियोटेंसिन सेकंड हमारा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कंडीशन हमारी बना देता है क्या, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली, यानी जो हमारी वेसल्स हैं उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स जो हमारी वेसल्स हैं वो सिकुड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, पतली नैरो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और ये लंग्स की वजह से हो रहा है। हमारा जो ACE अगर होता है तो कौन सी कंडीशन आ जाती है, इसकी बात हो रही है। आप देख सकते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड जब हमारा एक्टिव हो जाता है तो ये सीधे सीधे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एल्डोस्टेरॉन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और एल्डोस्टेरॉन जब इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हम जानते हैं उसका फ़र्क क्या होता है कि वो सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा करता है और वाटर का रिटेंशन करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन बढ़ेगा तो साथ ही साथ सोडियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वाटर का रिटेंशन होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड बढ़ रहा है हमारा। फ्लूइड बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, क्योंकि पाइप में आप एक लिमिट के हिसाब से ही तो पानी भर सकते हैं, वैसे ही वेसल्स के अंदर एक लिमिट के हिसाब से पानी भर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज़ हो जाएगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा वेसल्स के अंदर, और वो नैरो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और यहीं से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब अगर हम इसकी केमिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें और कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं इसकी, कि थोड़ा थोड़ा क्या होता है, हेडेक होता है, डिजीनेस फील होती है, ब्लड विज़न हो जाता है, नौजिया बहुत ज़्यादा, वॉमिटिंग, जी मचलाना, वॉमिटिंग होना, मोटापा होना या फिर फैटिक होना, बहुत ज़्यादा थका थका लगना, कन्फ्यूज़न होना, एपिस्टैक्सिस होना मीन्स नोज़ से ब्लीडिंग आने स्टार्ट हो जाना, चेस्ट पेन होना, शॉर्टनेस होना कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट बीट्स जो होती हैं वो इरेगुलर हो गई, ऐसा नहीं कि प्रॉपर तरीके से वो हमारी हार्ट बीट कर रही हैं, या डीमा जब आइज़ के अंदर हो जाता है उसको एक कंडीशन बोलते हैं पैपिलर डीमा, कि जो आइज़ हैं वो एकदम उनका जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आना, ऐसा लगता है कि अभी बाहर की तरफ निकल गया है, ईयर नॉइज़ गूंज सुनाई देना, ऐसी वाली फीलिंग आती है, उसको ईयर नॉइज़ बोलते हैं। और कॉम्प्लिकेशन कब बन जाते हैं, ये तो हो गया आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, ये सारी चीज़ें अगर किसी के अंदर हो रही हैं तो हो सकता है कि उसको ये वाली कंडीशन हो, उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन किसी भी पेशेंट के अंदर होते हैं तो कौन सी वाली कंडीशन, मतलब क्या कॉम्प्लिकेशंस ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो गया, क्योंकि किडनी से ही पूरी तरह से डिपेंड कर रहा है कि बहुत ज़्यादा एकदम ब्लड फ्लो कर रहा है एक प्रेशर के साथ, तो किडनी फेल हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है, आपकी रेटिना में हो सकता है प्रॉब्लम, और जो ऑर्टा होता है उसके अंदर कुछ बाहर की तरफ पाउचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है फ्लूइड का बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की वजह से, तो पाउचिंग हो जाती है। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर है उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, या फिर टेम्परेरी हेमीप्लेगिया हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डायग्नोस की,
तो अगर किसी भी पेशेंट को डायग्नोस करना है, हमें पता लगाना है कि एग्जैक्टली इसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या फिर क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो क्या खाना खाता है, क्या डाइट है उसकी, कोई एक्सरसाइज करता है नहीं करता है पेशेंट, या फिर वो किस तरह की मेडिसिन का यूज़ करता है। इफ़ ही और शी इज़ यूजिंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, देन हमें वो देखना है कि उस मेडिसिन में क्या पाया जा रहा है, या फिर हो सकता है कि वो मेडिसिन उसको इफेक्ट कर रही है, या फैमिली हिस्ट्री कोई ऐसी है कि किसी को फैमिली के अंदर था या जेनेटिकली ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मेडिकल हिस्ट्री इज़ ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट कि आप हमेशा मेडिकल हिस्ट्री उसकी चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि बॉडी में उसके हर चीज़ सही है या नहीं है, मीन्स बॉडी में कोई ऐसे प्रॉब्लम आ तो नहीं रही है, कैसा खान पान है, हर चीज़ यहाँ पर एग्जामिनेशन की जाती है। CBC किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, जिसमें कि सोडियम, पोटेशियम, फास्टिंग ग्लूकोज, लिपोप्रोटीन, क्रेटिनिन और बन, इन सभी चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट भी किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रीडिंग आ रही है हमारे सारे सेल्स की वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। कोई भी, जैसे अभी हमने सुना, अभी पढ़ा था हमने कि सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, या वाटर का रिटेंशन कम हो जाता है। तो यहाँ से भी हमें रीडिंग से थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कहीं ऐसी वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट हमें यूरिनोलाइसिस का भी चेक करना होता है कि यूरिन के अंदर जो प्रोटीन है उसका कैसे वो कितने अमाउंट में पाया जा रहा है। तो 24 आवर्स का यूरिन प्रोटीन टेस्ट किया जाता है। ECG की जाती है, जिससे कि हार्ट का पता चले कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जो वेव्स बन रही हैं वो सही बन रही है या नहीं बन रही हैं। अल्ट्रासाउंड किया जाता है हार्ट का, डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और रेटिना का एग्जामिनेशन किया जाता है, क्योंकि आइज़ पर भी ये इफेक्ट कर रहा था। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें कुछ मेडिसिन हैं जो यूज़ की जाती हैं, जैसे डायूरेटिक है। एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है आपका कौन सा, फ्यूरोसिमाइड, जो कि 40 से 240 mg पर डे दी जाती है। आपकी क्लोरोथैलीमाइड है जो कि 12.5 से लेकर 50 mg पर डे में दी जा सकती है, और ये डीमा में भी हेल्प करती है हमारी क्लोरोथैलीडोन। और आपकी स्पाइरोनोलैक्टोन 25 से 100 mg पर डे दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो हमें ये रीडिंग दी हुई है 40 to 240, ये हम लोगों के BMI पर डिपेंड करता है। उसी के बेसिस पर हमें डॉक्टर जब भी मेडिसिन देते हैं तो वो उसी के बेसिस पर देते हैं। ऐसे ही कभी भी हम लोग डोज बिना देके अपने बिना BMI के कभी हमें डोजेज़ नहीं लेनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी जो रीडिंग दी हुई है 40 to 240 mg दी हुई है कि कितने अमाउंट में हमारी बॉडी उसको झेल सकती है, टॉक्सिसिटी को कितना डिटॉक्सीफाई कर सकती है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें मेडिसिन दी जाती हैं। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर्स होते हैं हमारे, जो कि रिड्यूस कर देते हैं वर्कलोड के, जो भी हमारा हार्ट है जो काम कर रहा है उसके वर्कलोड को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ओपन ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, बीट्स को स्लोअर कर देती हैं, जिससे कि उनके ऊपर कम फोर्स लगे। इनका ये काम होता है, काम जो बेसिकली कर रहे हैं। इन बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन सी मेडिसिन होती है, हमारी प्रोपेनोलॉल होती हैं, जो कि 40 से 480 mg पर डे के हिसाब से दी जाती हैं। मीन्स इनका डोज मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि BMI पे डिपेंड करता है, एज पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से इनका डोज डिपेंड करता है। फिर आपका एटेनोलॉल होता है जो कि 25 से 100 mg पर डे के हिसाब से दी जाती हैं, या फिर रेस्पाइन 0.05 से 0.25 mg पर डे। एज और बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डोज होता है। तो ये आपको मिनिमम टू मैक्सिमम डोज का अमाउंट दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं नर्व इम्पल्सेस को ब्लड के पास जो जा रही है, ब्लड वेसल्स के पास, जिससे कि रिड्यूस हो जाता है नेचुरल केमिकल्स का इफ़ेक्ट, और जो कि नैरो कर रही हैं ब्लड वेसल्स को, उनका इफेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, प्रोजोकिन यहाँ पर है जो कि 2 से 30 mg पर डे दी जाती है। टेरेजोकिन दी है यहाँ पर जो कि 1 से 20 mg पर डे के हिसाब से दी जाती है। नेक्स्ट आपके हैं अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर्स, ये कौन से होते हैं, आपके लेबिटोलॉल होते हैं, जो कि 2 से 30 mg पर डे के हिसाब से दी जाती हैं। और लास्ट आपकी बचती हैं वैसोडिलेटर्स, जो कि कौन सी आपकी हाइड्रोलेजाइन है, जो कि 50 से 300 mg पर डे के हिसाब से दी जाती है। नेक्स्ट आपकी नाइट्रोग्लिसरीन है। ये सभी मेडिकेशंस का कुछ यूज़ किया जाता है जब हाइपरटेंशन की किसी को प्रॉब्लम होती है, बट इट इज़ सजेस्टेड कि आप कभी भी मेडिसिन ऐसे रीड करके, और जस्ट आपने अभी रीड किए हैं, वी डोंट नो अबाउट द डिटेल्स, और इनको रीड करने के बाद आप डायरेक्टली कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते। और तो सो इट इज़ सजेस्टेड कि अगर आपको जब भी कोई मेडिकेशंस का यूज़ करना है तो आप हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उन मेडिसिन को लें। बट स्टिल मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताई कि कौन सी वाली मेडिसिन कहाँ पर जाकर फंक्शन कर रही है, तो बेसिक नॉलेज हम लोगों को होनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज़ ऑल अबाउट हाई ब्लड प्रेशर। जब हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल की रेंज से हाई हो जाता है, और हमारी जो आर्टरीज़ की वॉल्स होती हैं उन पर जो प्रेशर पड़
बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग एबनॉर्मेलिटी जो इंक्रीज़ हो रही है, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। आई होप मेरी जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, और आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी या आपके एग्ज़ाम्स में मेरी वीडियो काम आए, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।